ढोल बज रहा है। मारवाड़ के कोलू गांव में उत्सव हो रहा है। केसरिया कसुमल रंग की पगड़ियां बांधे पुरुष अपने मेहमानों के स्वागत सत्कार में लगे हैं। अफीम की मनुहारें दी जा रही हैं। 7 सुहागिनें बाबूजी की पीठी लगा रही हैं और मीठे मीठे स्वर में पीठी के गीत गा रही हैं। बाबूजी की बारात अमरकोट जा रही है। बाबूजी उमंग में बार बार अपनी मूछों पर ताव दे रहे हैं। विवाह की पोशाक बनकर आ गई है। पगड़ी पर लगाने को सिरपेंच कलंगी भी मंगा ली गई। सोने की मूठ की तलवार छांट ली गई और हाँ, वो अपने दादा की गेंडे की खाल की ढाल बांधेंगे। भाले की नोक को तेज बनाकर चमकाकर सिकलीगर ले आया है। अब घोड़ा कौन सा ले सवारी को? वो अबलक? नहीं, वो इतना सुंदर नहीं। वो कुमैत घोड़ी? भागने में वैसे तेज नहीं जैसी वो चाहते हैं। घोड़ा बाबूजी के योग्य कोई जचता ही नहीं। जैसे बांका बाबूजी वैसा ही घोड़ा हो तब बात बने। अमरकोट के सोढ़ों के यहाँ भी बढ़िया नस्ल के घोड़े हैं। बाबूजी की रान के नीचे ऐसा घोड़ा हो जिसे देखते ही सोढ़ा लोग वाह वाह कह उठें। बाबूजी की नज़र में एक घोड़ी है। उनका मन उसी पर जा थमा। केसर काड़वी। घोड़ी तो बस केसर काड़वी। तीखी तीखी कनौती, मुर्गे जैसी तनी हुई गर्दन, झीनी झीनी हिनहिनाहट, बस घोड़ी है तो वो बाबूजी जैसे वीर सवार को जचती हुई। देवल चारिणी से घोड़ी मांगकर लानी ही होगी। लेकिन अपनी घोड़ी देवल देगी या नहीं? देवल की आंख का तारा है केसर काड़वी। अपनी गायों का दूध पिला पिला कर पाला पोसा है उसे। चांदा, चाहे जो हो, मैं तो केसर काड़वी की पीठ पर ही चढ़ूंगा दूल्हो बनकर। बाबूजी ने अपने साथी से कहा। चांदा चल दिया देवल के घर की ओर। बाबूजी का ब्याह है देवल देवी, 4 दिन के लिए केसर दे दो, बारात लौटते ही घर पहुंचा दूंगा। देवल तमकी। केसर को कैसे दे दूं? इसके बिना मेरी गायों के झुंड की रखवाली कौन करेगा? जानते नहीं हो क्या, आजकल ये खींची मेरी गायों को घेरने की ताक में है। अरे देवल, क्यों परेशान होती हो? तुम्हारी गायों के रखवाले हम हैं। देखो ना, कूदने वाली केसर पर भाला लिए बाबूजी बैठेंगे। जैसी अलल बछेरी केसर, वैसे ही बांकड़ेली मूछों वाले बाबूजी। घोड़ी भी तो अपने लायक सवार मांगती है। बाबूजी को केसर से बढ़िया घोड़ी नहीं मिल सकती तो केसर को भी बाबूजी से बेहतर सवार मिलने को नहीं। ना मत करो देवल भाई। चांदा ने केसर देने के लिए देवल को राजी कर लिया। बाबूजी दूल्हा बने, बागा पहना, कलंगी टांकी, हाथ में भाला लिया। केसर का भी श्रृंगार किया गया। उसे नहलाया गया, चारों पैरों में मेहंदी लगाई, अयाल को लाल पीले लच्छों से गूंथा, पैरों में घुंघरू बांधे, गले में चांदी के आभूषण डाले। कुटुंबी पड़ोसी एकत्र हो गए। महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं। ढोल बजने लगा। सिर पर सेहरा बांधे बाबूजी ने घोड़ी की लगाम संभाली। जोशी घोड़े की पूजा करने लगा। चाचियों ने हरे मूंग की भरी परात घोड़ी के आगे रखी। केसर ने चाव से मूंगों में मुंह मारा। माँ ने अपना स्तन बाबूजी के मुंह से छुआया। बेटा, मेरे इस दूध का सम्मान बनाए रखना। भौजाई ने मुस्कुराते हुए दूल्हे की आंखों में काजल डाला। बाबूजी रकाब में पांव दे उछलकर घोड़ी पर सवार हुए। दूल्हे की बहनों ने घोड़ी की लगाम पकड़ ली और उसके आगे नाचने लगी। बाबूजी ने बहनों पर रुपए निछावर कर ढोल बजाने वाले को दिए। महिलाएं एक स्वर में गाने लगीं। घोड़ी मारी रिम झिम करती जाए, ओ घोड़ी मारी रिम झिम करती जाए। सभी के होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में आनंद। लेकिन ये क्या? देवल सामने खड़ी खड़ी हिचकियां भर रही थी, आंसू टपका रही थी। ये क्या? बड़ा खोटा स्वभाव। शकुन के समय अपशकुन कर रही हो। दूल्हा तो घोड़ी पर चढ़ विदा हो रहा है और तुम हो कि सामने खड़ी रो रही हो। एक महिला आंख का तेवर चढ़ाकर बोली। देवल ने 2 कदम आगे बढ़कर घोड़ी की लगाम पकड़ उसे रोक लिया। तुम ब्याहने जा रहे हो तो जाओ,
पर अपने भाइयों को तो यहाँ छोड़ जाओ, मेरी गायों की रक्षा कौन करेगा? देवल देवी, भाइयों को छोड़ दूंगा तो बारात की शोभा ही क्या? भाइयों के बिना साले समधियों के साथ मजाके कौन करेगा? कौन उनके मनुहारे स्वीकार करेगा? समधी किसके साथ बैठकर एक थाल में जीमेंगे? सोढ़ों की स्त्रियां किनको मीठी मीठी गालियां गाएंगी? भाइयों को न छोड़ो तो चांदा और डामा को ही छोड़ जाओ। चांदा और डामा तो मेरे दोस्त हैं, भाइयों से भी बढ़कर। इन्हें तो मैं किसी हालत में नहीं छोड़ सकता। मेरे अगल बगल इनके अबलग घोड़े चलेंगे, बीच में मैं और केसर। इधर तुम्हारी बारात गई और उधर ये खींची मेरी गायें घेर ले जाएंगे। मेरी बात सच मानो। बाबूजी ने भरोसा दिलाया, केवल 3 दिन अमरकोट रहूंगा, चौथे दिन मैं फिर केसर की पीठ पर होऊंगा। बाबूजी, ससुराल जाकर तुम ये सब भूल जाओगे। दुल्हन में मन रम जाएगा, सालियों के मजाकों में बिलम जाओगे। वहां सोढ़ी जी के सेज में जाने के बाद बेचारी देवल की गायों को कौन याद रखेगा? देवल रोती जाए और कड़े कड़े बोल सुनाती जाए। देवल बाई, मैं वचन देता हूँ, कोई तुम्हारी गायों को घेरे तो तुम अपने ग्वाले को अमरकोट दौड़ा देना। अगर मैं भोजन कर रहा होऊंगा तो कुल्ला यहाँ आकर करूँगा। तुम्हारा संदेश मिलते ही मैं केसर पर जीन कस दूंगा। भांवर के फेरे ही क्यों ना हो रहे हों, मंडप से उठ खड़ा हो जाऊंगा। अब तो तसल्ली रखो, रो मत, मुझे खुशी खुशी जाने को कहो। विवाह की रात के अलावा दूसरी रात ससुराल में नहीं बिताऊंगा। अब तो खुश। बारात चढ़ी। ऊंट घोड़ों पर सवार हो बारात ने प्रस्थान किया। 5-7 कोस चले कि मार्ग में पहाड़ी पड़ी। एक शेरनी रास्ता रोक खड़ी हो गई। डामा ने धनुष पर तीर चढ़ाया ही था कि बाबूजी ने रोका। ये वन के राजा की रानी है और हम हैं मर्द। धरती के शेर स्त्री पर हाथ नहीं उठाया करते। डामा ने दूर से ही शेरनी की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, पहले तू हम पर वार कर। मर्द पहले नारी पर शस्त्र नहीं उठाएगा। कहकर एक कंकड़ शेरनी पर मारा। कंकड़ के लगते ही शेरनी उछलकर डामा पर झपटी। शेरनी के पंजे के वार को ढाल पर रोक उसने दूसरे हाथ से तलवार दे मारी। शेरनी के 2 टुकड़े हो गए, जैसे सावन मास की ककड़ी कट गई हो। 1-2 बुजुर्ग बोले, बहुत बुरे अपशकुन हो रहे हैं। पहले तो काले नाग ने फन फैलाकर मार्ग रोका, फिर शेरनी आड़े आई। बारात लौटा लेनी चाहिए, हमें वापस हो जाना चाहिए। बाबूजी का खांडा भेज दें, जिसके साथ विवाह करा वधू को ले आएंगे। बाबूजी पलटकर बोले, बारात वापस मोड़कर मुझे अपनी खिल्ली नहीं उड़वानी है। अमरकोट के सोढ़े ये कहकर हंसेंगे कि एक शेरनी के डर से बाबू लौट गया। कहाँ गया उसका भाला जिसकी बड़ी शोहरत है? कहाँ गए चांदा और डामा के तीर कमान? शकुन अपशकुन से भय खाकर राठौड़ कभी पीछे मुड़े हैं? वहाँ सोढ़ा लोग कमर कसे तलवारें लिए घोड़ों पर सजे हमारे स्वागत की तैयारी कर रहे होंगे। सालियाँ छत पर खड़ी हमें देखने को उतावली हो रही होंगी। सोढ़ी के उपटन हो रहा होगा। आकांक्षा प्रतीक्षा से उसका हृदय धड़क रहा होगा। हम लौट जाएं, सोढ़ी की सहेलियां उसे ताने मारेंगी। तू तो कहा करती है मेरा बाबू सिंह पुरुष है। वो तो एक शेरनी के डर से लौट गया और अपना खांडा भेजकर तुझे ब्याह रहा है। मर्जी तुम्हारी। अपशकुन कह रहे हैं आपके सिर पर काल मंडरा रहा है। वीरों को काम और नाम प्यारा होता है। सिर तो कटते जुड़ते रहते हैं। कायरों के माथे कायम होते हुए भी मरे के समान है। वीर तो सिर कटा कर भी जिंदा रहता है। लगाओ नक्कारे पर डंका, बढ़ाओ बारात को आगे। बाबूजी की आवाज में निश्चय के साथ आदेश था। अमरकोट में सूरजमल सोढ़ा के यहाँ नौबत बज रही थी। शहनाई के स्वर गूंज रहे थे। गांव भर की औरतें छतों पर खड़ी थी बारात को दूर से आती देखने के लिए। सोढ़ा अपने अपने घोड़ों के तंग कस रहे थे। फेंटे और पगड़ियां सहेज रहे थे। बारात की अगवानी की तैयारी में लग रहे थे। सोढ़ी जी की माँ बांस की खपच्चियों से आरती का ढांचा बनाने में व्यस्त थी। दूल्हा पाबू ड्योढ़ी पर आएगा
तब 50 दीप जलाकर वो आरती का दस्तूर करेंगी। सोढ़ी फूलम देह को उसकी सहेलियां घेरे बैठी थीं, श्रृंगार कर रही थीं। ललाट पर केसर का लेप लगाए, हाथ में कंगन बांधे, उज्ज्वल दंती फूलम देह सोढ़ी ऐसी लग रही थी जैसे तारामंडल में चांद। सोढ़ी के हृदय में उथल पुथल हो रही थी। ज्यों-ज्यों बारात आने की वेला समीप आती जा रही थी, आनंद और भय के वेग से उसकी छाती की धड़कन बढ़ती जा रही थी। जिसको पहले ही दिल दे चुकी थी, जिसके शौर्य पर वो मुग्ध थी, उस पाबू से मिलने की वेला आज आ गई। वो सहेलियों के साथ छत पर चढ़ती और शर्मा कर फिर नीचे आ जाती। बारात में बज रहे नक्कारों की आवाज़ कानों में पड़ी। सूरज की किरणों में भालों की चमक दिखाई दी। धीरे धीरे घोड़ों की टापें सुनाई देने लगीं। औरतें एक दूसरे से टकराती छतों पर, गोखों में, छज्जों पर चढ़ने लगीं। दाएं बाएं चांदा और डामा के अबलग घोड़े, बीच में केसर पर सवार पाबूजी। केसर के पांवों में नुपुर छनक छनक बज रहे थे। वो ढोल की ताल पर नाचती हुई चल रही थी। चौड़ी छाती को ऊंचा किए, मुजरा लेते फौज के दलपति की तरह पाबूजी आगे बढ़ रहे थे। तेज से दमकता ललाट, कुंदन की भांति दप दप करता रंग, भाला थामे लंबी भुजा। सोढ़ों की नज़र पाबूजी पर ठिठक गई। अमरकोट के लोग देखते रह गए। छतों पर खड़ी स्त्रियां निरखती रह गईं। सहेलियों ने सोढ़ी को छाती से लगा लिया। कितनी किस्मत वाली है तू। दासियों ने दौड़कर बधाई दी। सूरज और दूल्हे की किरण एक सी है। बाग में बारात के डेरे लगे। तंबुओं में बैठे सभी बातें कर रहे थे। तभी सोढ़ा भी आ गए। उनकी नज़र केसर घोड़ी पर पड़ी। एक युवा सोढ़ा बोला, घोड़ी तो वास्तव में एक ही है, लेकिन इसकी चाल देखें, दौड़ देखें तो पता चले। क्यों ना इसकी दौड़ हमारे घोड़ों के साथ कराई जाए। मेरी केसर लंबा रास्ता तय करके आई है, थकी हुई है, और आपके घोड़े अस्तबल से खुलकर आए हैं। इनका मुकाबला अभी वाजिब नहीं। बापूजी ने आनाकानी की। राठौड़ों और सोढ़ों के घोड़े और मर्दों का जौहर तो देखना ही है। सोढ़ों ने जिद पकड़ ली। सोढ़ों ने अपने तेज घोड़ों को थाप दी। बापूजी ने भी केसर को ललकारा। दौड़ देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा। चारों ओर इस दौड़ की चर्चा। रंगीले सोढ़े हार गए, बाबूजी राठौड़ जीत गए। सोढ़े जल भुन गए। शाम को इसका बदला ले ही लेना है। विवाह के समय बाबूजी को तलवार से तोरण तो छूना ही पड़ेगा। अपने अमरकोट का तो ऊंचा गढ़ है। तोरण इतना ऊंचा बांधेंगे कि उनका भाला उसे छू ही न सके। फिर उड़ाएंगे हंसी। दूल्हा बने बाबूजी अमरकोट के किले पर पहुंचे तो किले के कंगूरों पर तोरण बांध रखा था। गजब हुआ। अब क्या होगा? केसर भी क्या कर लेगी? देखें, ईश्वर करे जो। बाबूजी ने घोड़ी का तंग कसा। अलीबंद से अपनी पगड़ी को बांधा कि कहीं गिर न जाए, और फिर ढोल बजाने वालों से कहा, नाच की ताल पर ढोल बजा। केसर ताल पर नाचने लगी। जैसे ही कूदने की ताल आई, बाबूजी ने लगाम हल्की सी खींच घोड़ी को एड़ दी। केसर उछली और गढ़ के कंगूरों पर जाकर पैर रोपा। बाबूजी ने तोरण को भाले से छू लिया। साथ ही घोड़ी के पैर से कंगूरा टूटकर नीचे आ गिरा। चांदा और डामा ने मूंछों पर हाथ फेरा। बाबूजी की मुस्कान देख सोढ़ी ने गुमान भरी आंखों से सहेलियों की ओर झांका। सहेलियां ईर्ष्या से जल गईं। सोढ़ी फूल उठी। वीरपति के साथ एक घड़ी रहने में जितना आनंद है, कायर के साथ जिंदगी भर रहने में भी नहीं। बाबूजी और फूलमदे सोढ़ी की गांठ जोड़ी गई। मंडप में भांवरे फिरने लगी। लाल पोशाक, हाथी दांत का चूड़ा कुमकुम वर्ण की कलाइयों में, माथे पर मोर। सोढ़ी के पांव धीमे धीमे बढ़ने लगे।
बाबूजी के हाथ में हाथ बंधे एक भांवर फिरी। दूसरी भांवर फिर ही रही थी कि हाय रे, मेरी गाय खींचे घेर कर ले गए। रोती चिल्लाती हुई बाल बिखरे देवलचारिणी आ पहुंची। बाबूजी, तुम तो यहाँ सोढ़ी के साथ रीझे बैठे हो, उधर वो मेरी गाय छीन कर ले गए। मैं जानती थी वचन देना आसान है, निभाना मुश्किल है। सुनते ही बाबूजी बंधे हुए हथलेवे खोलने लगे। खलबली मच गई। मधुर गीत गाने वालियों के गले में स्वर अटक गए। एक क्षण पहले बाबूजी ने अग्नि को साक्षी देकर जिस हाथ को अपने हाथ में झेला था, उसे छोड़ खड़े हो गए। सोढ़ी मूर्तिवत बैठी रह गई। सोढ़े आंखें फाड़ देखते रह गए। बाबूजी केसर की तरफ बढ़े। सोढ़ी को होश आया। लज्जा शर्म भूल गई। दौड़कर बाबूजी के अंगरखा का छोर पकड़ लिया। आंखों में आंसू भरे, होंठ कुम्हलाए हुए बोली, यों मुझे भांवर के बीच मंडप में छोड़कर क्यों जा रहे हो? रुमाल निकाल सोढ़ी के आंसू पोंछते हुए बाबू बोले, सोढ़ी, मुझे इजाज़त दो। देवल को मैंने वचन दे रखा है। आप मत जाओ। यहाँ से मेरे काका, बाबा, भाई चले जाएंगे। वो देवल की गाय ला देंगे वापस। एक बार 2 घड़ी तो मेरे पास रह लो। बाबूजी, मैंने पहले ही कहा था, तुम सोढ़ी के रंग महलों में रम जाओगे। चारने की गाय भला किसे याद रहती? चलना हो तो चलो, नहीं तो इनकार कर दो। वचन निभाने वाले मर्द और ही होते हैं। देवल की जबान तीर छोड़ रही थी। बाबूजी को क्रोध आ गया। नेह भीने नयनों में रोष झलकने लगा। हथलेवा की मेहंदी लगे हाथ तलवार की मूठ पर जा पड़े। गठजोड़े की गांठ खोल बाबूजी ने आगे कदम बढ़ाया। सोढ़ी रास्ता रोक खड़ी हो गई। कायर मोरनी की भांति आंखों में आंसू ढलक रहे थे। अर्धविवाहिता संयोगिनी से पहले हुई वियोगिनी सोढ़ी रास्ता रोक खड़ी थी। सारा परिवार स्तब्ध। विवाह के मंत्र पंडित के मुंह में अधूरे रह गए। वेदी की पावन अग्नि बुझ गई। सूरजमल सोढ़ा का मुंह स्याह पड़ गया। सोढ़ी की कंचुकी आंसुओं से भीग गई। सालियां डसुके भर रो पड़ी। उधर देवल खड़ी खड़ी सिर के बाल नोच रही थी। बाबूजी की एक नज़र सोढ़ी की ओर तो दूसरी देवल की तरफ। करुणा भरी सोढ़ी को देखते कलेजा फट रहा था। उधर देवल के रौद्र रूप को देख उनका रोष उफनने लगता। सोढ़ी, आंसू पोंछ लो। रो कर मुझे विदाई मत दो। एक राजपूतनी की भांति राजपूत को मुस्कुराते हुए विदा दो। तुम्हारे आंसुओं में मैं उलझ गया तो मेरी मूछें नीची हो जाएंगी। मैं कायर कहलाऊंगा और तब तुम एक कायर की पत्नी सह सकोगी इस लांछन को? तुमने भुरजाला बाबू का हाथ पकड़ा है, प्रण निभाने दो। सोढ़ी, एक बार मुस्कुरा दो। मुस्कुरा कर कह दो, जाओ। सोढ़ी ने विवाह की ओढ़नी से आंसू पोंछे। होठों पर जबरदस्ती की हंसी लाई। कलेजे पर पत्थर रख बोली, पधारो। जबान पर पधारो शब्द तो था, परंतु कलेजे के टुकड़े हुए जा रहे थे। जाने से पहले मुझे अपना कोई स्मृति चिन्ह तो देते जाओ। स्मृति चिन्ह? ऐसा क्या हो सकता है जो दूं? मंडप में छोड़ी मुग्धा को भांवर में से उठकर जूझने को जाने वाला व्यक्ति यादगारी में क्या दे? रंग की रात को रण रात में बदलने वाले, विवाह की मेहंदी के रंग को अपने रक्त के रंग में घोलने वाले के पास देने को ऐसा स्मृति चिन्ह क्या हो सकता है? जिंदा रहा तो तुमसे आकर मिलूंगा, यदि मारा गया तो मेरी पगड़ी तुम्हारे पास पहुंच ही जाएगी। यही यादगार है। बाबूजी देवल की ओर बढ़े। चलो। सोढ़ी अचेत हो नीचे गिर पड़ी। सास और सहेलियों ने बाबूजी का मार्ग रोका। हमारी बेटी का क्या अपराध है जो आप अधब्याही छोड़कर चल पड़े? बाबूजी ने हाथ जोड़े। आपकी बेटी दूध जैसी उज्जवल है, गुणवंती है। अपराधी तो मैं हूँ। मैं अपना मस्तक देवलचारिणी को वचन में दे चुका हूँ। सभी सोढ़ों ने मुजरा जुहार किया। जिंदा रहा तो इस सुरंगे ससुराल का आनंद लूंगा।
बाबूजी घोड़े की पीठ पर सवार हो गए। गठजोड़े की गांठ खोल वचन की गांठ में जा बंधे। साले सालियों की मनुहारे लेने के समय तलवार की मनुहारे लेने चले। रंग भीने पाबू रोश भीने हो गए। केसरिया बागे पहने कुंवरे को ब्याहने आए थे, अब उसी बागे से आक्रामक की सेना को ब्याहने चले। कुंवरी को चंवरी में छोड़ भंवरे की पीठ पर जा डटे। सोढ़ी की सेज में न जाकर रणशैया पर बाबूजी पौढ़ गए। उनके परिजन गोगाजी समाचार सुनते ही रणखेत पहुंचे। बाबूजी की मृतदेह ढूंढने लगे। लोथों पर लोथें पड़ी थी, ढालें बिखरी पड़ी थी, खून से रंगे भाले आड़े तिरछे पड़े हुए थे, घोड़े चारों पैर पसारे पड़े थे। तभी विवाह पोशाक की पगड़ी में लगी कलंगी चमकी। कलंगी देखते ही गोगाजी ने पहचान लिया। बाबूजी बीच में, अगल बगल चांदा और डामा चिर निद्रा में सो रहे थे। क्षत विक्षत देह। गोगाजी ने 7 परिक्रमा लगा कलंगी वाली पगड़ी उठाई, ऊंट सवार को पगड़ी दे रवाना किया। उसने बाबूजी के गांव कोल्लू पहुंचकर बाबूजी की भौजाई गेली रानी के सामने जाकर गोगाजी की भेजी गठरी रख दी। बाबूजी की कलंगी, विवाह के समय के हाथ में बंधे कांकड़ डोरा और बाबूजी के बड़े भाई की पचरंग पगड़ी। गेली रानी धाड़ मारकर रो पड़ी। भैया तू अमरकोट जा, सोढ़ी विह्वल हो रही होगी। 4 पंक्तियां लिख कर दी। तुम्हारे और मेरे दोनों के सूर्य अस्त हो गए, दिन ढल गया, अब तो अंधेरा ही अंधेरा है। अब ऐसा जीवन जीने से क्या। तेजी से ऊंट आते देख सोढ़ी का कलेजा हिल गया। कोल्लू से आया हूँ, दल के समाचार। यश की जीत बाबूजी की, खांडे की जीत खींची की हुई। सुनते ही सोढ़ों के चेहरे फक पड़ गए। वो ठगे से खड़े रह गए। उन्होंने सिर को सफ़ेद रुमालों से ढक लिया और सवार को फूलमदे के पास पहुंचने का संकेत कर दिया। सवार ने देखा, भोलेपन से भरा चेहरा, विवाह की पोशाक पहने सोढ़ी, हाथ पांव की मेहंदी अभी फीकी भी नहीं पड़ी थी। उसने बिना कुछ कहे कलंगी और कांकड़ डोरे सोढ़ी के आगे रख दिए। सोढ़ी ने कलंगी पहचान ली, उठाकर सीने से लगा ली और पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी। एक घड़ी बाद सोढ़ी को चेत आया। देह थर थर कांप रही थी, आंखें सावन भादो हो गईं। उसने जेठानी का पत्र पढ़ा। धैर्य धारण कर मन ही मन कोई संकल्प किया और कुछ क्षण बाद शांत होकर बोली, रथ तैयार करो, अब मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रहूँगी। मैं ससुराल जाऊँगी, वहाँ कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है।